ओके जी, तो हम क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एटिको टाइप शुरू की थी। इसकी हमने पैथोलॉजी और साइंस एंड सिम्टम्स कर ली हुए। तब चलते हैं हम असेसमेंट की तरफ। असेसमेंट सबसे पहले हमारा माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन आ जाएगी। इसके अंदर हम जो पोर है, जो सुराख हुआ है टेम्पेरिंग मेम्ब्रेन के अंदर, उसके थ्रू जाएंगे अंदर और असेसमेंट करेंगे कि हमें अंदर देखने को क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ तो हमें कोलेस्ट्रोमा देखने को मिलेगा, ठीक है, वो किस जगह पे प्रेजेंट है वो देखने को मिलेगा। फिर उसकी एक्सटेंट कितनी है, कितना अंदर तक गया हुआ है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें बोन की डिस्ट्रक्शन और कोलेस्ट्रॉल, ग्रेनुलोमा, कंडीशंस ऑफ ऑसिकल्स वगैरह सब कुछ हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। उसके बाद हमारा ट्यूनिफॉक टेस्ट आ जाएंगे, ऑडियोग्राम आ जाएगी। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी टाइप का हेयरिंग लॉस चल रहा है और ऑडियोग्राम से हम देखेंगे कि कितनी डिग्री का हेयरिंग लॉस है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है एक्सरे मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड का एक्सरे करना है कि ताकि हमें पता चले कि मस्टर्ड की न्यूमराइजेशन कितनी हुई है, मतलब उसमें कोई लिक्विड वगैरह तो नहीं भरा हुआ, कोई पस वगैरह तो नहीं गई हुई, या फिर उसकी डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है बोन की, ठीक है। और ये टेस्ट हमें इस चीज़ में भी हेल्प आउट करता है कि जो हमारा ऊपर आपको पता है जो मेनिंजेस वगैरह ब्रेन की प्रेजेंट होती हैं, तो बिल्कुल हमारी मस्टर्ड सेल्स के ऊपर से गुजरी होती है। अगर हम मेनिंजेस को छेड़ देंगे तो मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से हम पहले टेस्ट करके रखते हैं कि मेनिंजेस कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमारा सिग्मोइड साइनस जो सेंटर में से गुजर रहा होता है, हमने साइनस पढ़े होंगे ब्रेन के अंदर, न्यूरोलॉजी के अंदर, साइनस कहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपने बस ध्यान में रखनी होती है ताकि कुछ मतलब क्या इंजरी वगैरह ना हो जाए ब्रेन की ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। उसके बाद सिटी स्कैन ऑफ टेम्पोरल बोन करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है टेम्पोरल बोन के जो पेटस पार्ट है उसके अंदर ही हमारा ईयर प्रेजेंट है, तो हमें पता चलता है कि डिस्ट्रक्शन हुई है कि नहीं हुई, कि कोलेस्ट्रोमा कहाँ कहाँ तक गया हुआ है। उसके बाद कल्चरल सेंसिटिविटी करते हैं हम, ठीक है, जो एयर डिस्चार्ज की, ताकि हमें स्पेसिफिक एंटीबायोटिक मिल सके उस बैक्टीरिया के खिलाफ। उसके बाद हमारे आ जाएंगे फीचर्स इंडिकेटिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ SCSOM, ठीक है, कि ये फीचर आएंगे तो हमें पता चलेगा कब कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। ये हम सिम्टम से देखना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस आ रही है कि नहीं आ रही है, हम देख रहे थे टेस्ट से असेसमेंट कर रहे थे, लेकिन ये हम सिम्टम से असेस कर लेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही कि नहीं आ रही। सबसे पहले तो पेन आएगी। पेन नॉर्मली हमारे नहीं आती CSOM के अंदर, लेकिन जब हमारा कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू होगी तब पेन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपको पता है जब हमारा इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर चला जाएगा तो ब्रेन के अंदर एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस देखने को मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस होते हैं जो हमारे एपिड्यूरल एब्सेस बन रहे होते हैं। जो हमारी मेनिंजेस के अंदर स्पेस है ना, उसके अंदर जो एब्सेस बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, या पेरीसाइनस एब्सेस हो सकते हैं। मतलब आपके पास सैजिटल साइनस है, सिग्मोइड साइनस है, उनके गिर्द एब्सेस होंगे, या ब्रेन एब्सेस होंगे जो हम जिसको हम कहते हैं कि सेरिब्रल एब्सेस है या सेरिबेलम एब्सेस है, ठीक है। उनकी वजह से पेन आ रही होगी, या फिर हमारा ओटाइटिस एक्सटर्ना हो चुका होगा। आपको पता है कि टिम्पेरिंग मेम्ब्रेन के अंदर पोर हो गया होगा, वहाँ से इन्फेक्शन आ गई हमारी एक्सटर्नल ओटिटी कनाल के अंदर आ सकता है, वहाँ पे ओटाइटिस एक्सटर्ना कर सकता है, उसकी वजह से हमें पेन देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमें वर्टाइगो के सिम्टम देखने को मिलेंगे। वो क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि हमारी इरोजन हो चुकी है लेटरल सेमीसर्कल कनाल की। आप लोगों को जब एनाटॉमी पढ़ाई थी मैंने बताया था, ये हमारा मिडिल ईयर है ना, ठीक है। इसके अंदर हमें छोटा सा एक एंगल सा देखने को मिल रहा था, वो हमारा लेटरल प्रोसेस था। आपको पता है यहाँ पे अगर हमारा कोक्लिया सारा प्रेजेंट है, ये हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम आ गया हुआ है, तो यहाँ पे लेटरल सेमी सर्कल कनाल आ रही है, फिर यहाँ स्पीरियर आ रही है और यहाँ पे पोस्टीरियर आ रही है। जो लेटरल वाली कनाल थी वो जाके हमारी लग रही थी मिडिल ईयर के अंदर, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें एंगल देखने को मिल रहा था। अगर इन्फेक्शन सारा अंदर फैला हुआ है तो इस एंगल को डिस्ट्रॉय करेगा, एंगल डिस्ट्रॉय होगा तो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, हमारा इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमें वर्टाइगो के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये फैलता 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 आगे आगे हमारे लेब्रेंथाइटिस भी कर सकता है, मतलब हमारी बोन्स की सारी इन्फ्लेमेशन कर देगा, ठीक है। और इवन के मेनिंजाइटिस भी कर सकता है, हमारी मेनिंजेस भी साथ ही प्रेजेंट है ना, तो हमारी मेनिंजेस में जाएगा तो मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन करेगा तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। उसके बाद हमारा परसिस्टेंट हेडेक भी देखने को मिल सकता है। परसिस्टेंट हेडेक क्यों हो रहा होगा? क्योंकि इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, इंट्राक्रैनियल एब्सेस वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सर में दर्द हो रहा है। उसके बाद फेशियल वीकनेस आ सकती है। फेशियल वीकनेस क्यों आएगी? आपको पता है जो मिडिल एयर की पोस्टीरियर वाल है उसके अंदर हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है, ठीक है, फेशियल नर्व गुजर के निकल रही होती है। तो ये वाली जो कनाल है, फेशियल नर्व की कनाल है, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जो हमारे पीछे फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व प्रेशराइज होगी, जिसकी वजह से हमारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे फेशियल वीकनेस के। उसके बाद हमारा अगर लिस्टलेस चाइल्ड रिफ्यूजिंग टू टेक फीड। लिस्टलेस चाइल्ड होते हैं जो हमारे लेजी चिल्ड्रन हो गए, जो सोए रहते हैं, उठते नहीं हैं, उठेंगे भी तो खाना नहीं खाएंगे। वो सिम्टम्स क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनके जो एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस बन रहे थे। मैं आपको बताया ना कि ब्रेन के अंदर हमारे एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस बन रहे होते हैं, उस वजह से ये छोटे बच्चों में ये सिम्टम आ रहे होते हैं कि वो खाना वगैरह नहीं खाएंगे, ऊपर से बहुत ज़्यादा लेजी होंगे। और उसके बाद नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, ये सारे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं। फिर इरिटेबिलिटी और नेक रिजिडिटी क्यों आ रही है? आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इस केस के अंदर हमारी मेनिंजेस भी इफेक्ट हो सकती हैं। मेनिंजाइटिस होगा तो आप लोगों ने न्यूरोलॉजी में पढ़ा होगा कि नेक रिजिडिटी आती है और इरिटेबिलिटी आती है। उसके बाद हमारा डिप्लोपिया है, ठीक है, डिप्लोपिया डबल विजन क्यों हो रही होगी? क्योंकि ग्रैडिंगो सिंड्रोम हो रहा होगा। ग्रैडिंगो सिंड्रोम ये कि हमारा जो टेम्पोरल बोन का पेटर्स पार्ट है, उसके कॉर्नर होता है, एक पेटर्स कॉर्नर कह रहे होते हैं उसको हम, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वहाँ से हमारी ट्राइजेमिनल नर्व गुजरी होती है, फिफ्थ नर्व, और सिक्स नर्व एब्ड्यूसन नर्व गुजरी होती है, वो दोनों कंप्रेस होती हैं। आपको पता है ये ट्राइजेमिनल नर्व और एब्ड्यूसन नर्व हमारी आई की मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, इसकी वजह से हमें डिप्लोपिया आना शुरू हो जाता है, डबल विजन आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद एटेक्सिया होगा,
मतलब सही से चला नहीं जाएगा। क्योंकि ये क्यों हो रहा था? क्योंकि लेब्रिंथाइटिस हो रहा है। लेब्रिंथाइटिस हो रहा है तो हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा, ये सेरिबेलर एब्सेस बन रहे हैं। हम आप लोगों ने पढ़ा होगा सेरिबेलम एटेक्सिया भी पढ़ा होगा। तो अगर सेरिबेलम के अंदर ही हमारे एब्सेस बनने शुरू हो जाएंगे तो एटेक्सिया देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे मस्टर्डाइटिस होगा, जिसको हम एब्सेस अराउंड द ईयर कह रहे होते हैं। जो हमारा ईयर है, आपको पता है उसके पीछे ही तो हमारा मस्टर्ड सारा प्रेजेंट है। इतना स्वेयर तरह का एब्सेस बन जाता है, इवन कि हमारे कान के पीछे से इतना बड़ा फोड़ा निकल के बाहर आया होता है। ठीक है, नॉर्मली ये उन पेशेंट्स में होता है जो केयर नहीं करते, जो लोग पीछे रूरल एरिया में रह रहे होते हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया में रह रहे होते हैं, गाँव के इलाके के लोग होते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास, और प्रेजेंट भी इसके साथ ही करते हैं कि सीवियर कंडीशन यही होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा एब्सेस बना होता है और हमें ऑन द स्पॉट सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई हल भी नहीं होता। और उसके बाद ट्रीटमेंट चलते हैं। ट्रीटमेंट जो एटिक्वेंटल टाइप का है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। ऑप्शन हैं लेकिन वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इवन के 6 महीने तक ही सुकून देता है, उसके अलावा भी ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमने सर्जरी में क्या क्या करना है, 2 तरह की अप्रोच होनी चाहिए। एक तो रिमूव करना है डिजीज़ को, ठीक है, ताकि हमारा ईयर सेफ हो सके, ईयर बच सके और डिजीज़ ख़त्म हो जाए। दूसरी हमारी अप्रोच होगी कि हमने रिकन्स्ट्रक्ट करनी है हेयरिंग। अगर दोनों में से एक ऑप्शन को पिक करना तो आप लोगों ने हमेशा इसको पिक करना है, इसको पिक नहीं करना, ठीक है। वरना हमारी दोनों तरह की अप्रोच होती है कि दोनों तरह की हम ट्रीटमेंट कर सकें ऑन द स्पॉट। सबसे पहले हम देखते हैं कोलेस्टिटोमा के लिए हम कौन सी सर्जरी करेंगे। उनमें सबसे पहले आ जाएगा कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर, ठीक है। फिर दूसरा होगा हमारा कैनाल वाल अप प्रोसीजर। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये हेड को ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सामने नोज़ है, ठीक है, सेंटर पे हमारा आ जाता है ईयर आ जाता है, ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गई। फिर ये हमारा मिडिल ईयर आ गया, ठीक है, फिर पीछे हमारा कोकलिया और ये हमारी आ गई अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को समझना है कि जो हम कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारी ये जा रही है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसके पीछे ही हमारे मस्टर्ड सेल प्रेजेंट है, ठीक है। हम इस कैनाल की जो पोस्टीरियर वाल है, ये वाली वाल, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब इसको काटते हैं, इसके थ्रू ही एंटर होते हैं और हमारे जो यहाँ पे मस्टर्ड सेल्स हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। मतलब मस्टर्डाइटिस हुआ हुआ है, सारा इन्फेक्शन हमारी मस्टर्ड सेल्स के अंदर गया हुआ है। हमने कैनाल वाल को मतलब काट के, पोस्टीरियर वाल काट के, मीटस की वाल काट के, जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की मीटस है उसको काट के जो अंदर मस्टर्ड सेल्स है उनको रिमूव करना है। इसी रास्ते के थ्रू जाना है। हमारा आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आनी है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हटा के जो मिडिल ईयर के अंदर मसले होंगे उनको करेक्ट करना है। तो उसको हम कह रहे होंगे हमने कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर किया है कि कैनाल वाल अब डाउन हो चुकी है, कैनाल वाल को हमने नहीं छोड़ा, कैनाल वाल काट के हम अंदर चले गए हुए हैं, ठीक है। उसको प्रोसीजर कहेंगे कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर। इसके अंदर ना जो एटिक्वेंटल टाइप, उसके अंदर एटिकोटोमी भी कर रहे होते हैं, फिर मॉडिफाइड रेडिकल मस्टर्डेक्टमी कर रहे होते हैं, या फिर एक सिंपल रेडिकल मस्टर्डेक्टमी होता है। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे जब हम सर्जरी के चैप्टर पढ़ेंगे, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अब बस आप समझ लो कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर किया है, जिसके अंदर हम कैनाल वाल जो पोस्टीरियर वाल है मीटस की उसको काट रहे हैं, फिर पीछे मस्टर्ड एयर सेल्स में जा रहे हैं, उनको रिमूव कर रहे हैं, मस्टर्डेक्टमी कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। फिर सीधा जाते हैं हम अपना जो सामने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसको रिमूव कर रहे हैं, फिर हम मिडिल एयर में जा रहे हैं, जो मिडिल एयर में मसले मसाइल होंगे उनको ठीक करेंगे। एक ही रास्ता अपना रहे हैं, तो हमारा हो गया कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर। उसके बाद हमारा कैनाल वाल अप प्रोसीजर होगा, बिल्कुल सेम कंडीशन है। ये हमारी अब मिडल वाल है, पीछे हमारे मस्टर्ड एयर सेल्स हैं, ठीक है। ये बाहर हमारा पिन्ना वगैरह आ गया है, ठीक है। और हमारे सामने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, बीच में मिडिल एयर है। हम मिसाल के तौर पे हम कोलेस्टिटोमा वगैरह बना हुआ है, ठीक है। अब हम जाएंगे पहले मिडिल वाल से सीधा जाएंगे अंदर, जाके हमने कोलेस्टिटोमा रिमूव किया सेपरेटली। अब हमने वाल को डिस्टर्ब नहीं किया, पोस्टीरियर वाल भी ठीक है, इंटीरियर वाल भी ठीक है, लेकिन फिर हमने कान को हटाना है, पिन्ना को थोड़ा सा इस तरह मोड़ना है और पीछे से यहाँ से हमने इंसीजन देना है, पोस्ट ओरल इंसीजन देना है, और हमने मस्टर्ड सेल्स को पकड़ना है और बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब हमने 2 सेपरेट प्रोसीजर किए हैं। एक हम मिडिल वाल से किए डायरेक्टली, हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिमूव किया और कोलेस्टिटोमा रिमूव किया, और बाद में हमने जो पीछे सेल से मस्टर्डेक्टमी की है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारी कैनाल वाल है ना वो अप है, वो ठीक है, उसका हमने नहीं छेड़ा। उसके अंदर हमारी डाउन थी, उसके अंदर कैनाल वाल को काट के अंदर किए थे। दोनों की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, अपने अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। जो हमारा कैनाल वाल अप प्रोसीजर है ना, एक तो उसके अंदर जो हमारी मीटस होगी वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है, उसका कोई मसला मसाइल नहीं आएगा, और उसके लिए हमें कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई हमें रिक्वायर नहीं चाहिए कि रूटीन क्लीनिंग करनी है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं चाहिए। लेकिन जो कैनाल वाल अप प्रोसीजर, उसका नुकसान ये है कि इसके अंदर ना जो हाई रेट ऑफ रिकरेंट ऑफ रेजिडुअल कोलेस्ट्रोमा होता है। कोलेस्ट्रोमा जब हम रिमूव कर रहे हैं, नहीं कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो रहा होता, थोड़ा बहुत अंदर रह ही जाता है, तो इसके चांसेस होते हैं कि कोलेस्ट्रोमा दोबारा बन सकता है, ठीक है। और इसके लिए सेकेंड लुक सर्जरी में दोबारा करनी पड़ती है, 6 महीने बाद चेक करना पड़ता है कि कोलेस्ट्रोमा बढ़ तो नहीं रहा, तो उसको दोबारा रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती पेशेंट की, और पेशेंट को अलाउ किया जाता है स्विमिंग वगैरह कर सकता है, और इसके अंदर ईजिली हम हेयरिंग एड भी पहन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी कैनाल है पूरी की पूरी कैनाल ही बिल्कुल सेफ है, उसका कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन जो कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर होता है उसके लिए हमारा मीटर इतना ज़्यादा खुल जाता है, ठीक है, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है मस्टर्ड कैविटी के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर पेशेंट को बार बार डॉक्टर के पास विजिट भी करना पड़ता है, ताकि जो मस्टर्ड कैविटी है उसको साफ़ किया जाए,
साल में 1-2 दफ़ा, ठीक है। और उसके अंदर लो रेट होता है कि उसके अंदर दोबारा कोई मतलब रेजिडुअल डिजीज़ हो, ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद उसके लिए कोई मतलब सेकंड सर्जरी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। और बाकी स्विमिंग वगैरह वो नहीं कर सकते क्योंकि इन्फेक्शन जा सकता है मस्टर्ड कैविटी के अंदर, ठीक है। और इसमें जो हेयरिंग एड वगैरह वो लगाने में भी मसला मसाइल होता है क्योंकि आपको पता है जो हमारी कनाल है, जो एक्सटर्नल ऑडिटी कनाल है, वही इतनी एक साइड उसकी फुल फारग हो चुकी होगी, इस तरह की बन गई होगी, यहाँ पे हेयरिंग एड हम कैसे फिट करेंगे, ठीक है। तो इसके ये नुकसान आता है। उसके बाद हम चलते हैं रिकन्स्ट्रक्ट सर्जरी की तरफ। रिकन्स्ट्रक्ट सर्जरी में एक आ जाएगी हमारी मरिंगोप्लास्टी, एक आ जाएगी टिम्पैनोप्लास्टी। मरिंगोप्लास्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी कि जिसके अंदर हमारा ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर जो पोर वगैरह है सिर्फ इसको हमने फिल करना है, कोई भी फ्लैप लगा देना है, जैसे फेशिया वगैरह, कोई कार्टिलेज वगैरह, फ्लैप लगा के उसको ठीक कर देना है। और रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं कि शायद अगर हमारी बोन्स वगैरह अंदर गिरी हो उसको उठाए साथ जोड़ के तो फिक्स कर दें, उसको हम कहेंगे मरिंगोप्लास्टी। लेकिन टिम्पैनोप्लास्टी में ये होगा कि हम पहले सारी की सारी जो सामने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसको रिमूव करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, अंदर जाके मिडिल एयर को बिल्कुल ठीक करेंगे, सारा कुछ ओसिकल्स वगैरह जो भी मसले मसाइल है सारा कुछ ठीक करके फिर दोबारा से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वापस लगाएंगे। और जो पोर वगैरह बीच में होंगे उसको जैसे मरिंगोप्लास्टी में हम कवर कर रहे हैं ना वैसे कवर करेंगे। इसके अंदर बस ये कर रहे हैं कि हम जो मिडिल एयर के मसले जा रहे हैं उसको भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम मरिंगोप्लास्टी करें, सिर्फ जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पोर है ना उसको बंद करें ताकि बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन जा रहे हैं वो इन्फेक्शन ना जाए। उसके बाद हमारा आ जाएगा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आ जाएगा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम भी 2 तरह की अप्रोच कर रहे थे, एक कोलेस्ट्रोमा के लिए, फिर पॉलिप्स और ग्रैनुलेशंस के लिए। कोलेस्ट्रोमा के लिए आपको मैंने तब भी पढ़ाया था कि हम सेक्शन यूज़ कर रहे थे। अगर ये हमारा मिसाल के तौर पे पाउच बना उसके अंदर हमारा कैराटिन और इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट है तो बाहर से हम सेक्शन मारेंगे, सेक्शन मार के तो उसको बाहर निकाल लेंगे जो भी कैराटिन है और इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए, ठीक है। तो ये हमें बार बार चेकअप्स करवाने पड़ते हैं और दोबारा रिमूव करना पड़ता है क्योंकि रिकरेंट कैराटिन डिपॉजिट होता रहेगा, इन्फेक्शन होते रहेंगे। और ये मोस्टली केस किया जाता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 65 साल से ज़्यादा लोगों के अंदर, या फिर जो जनरल एनेस्थीसिया नहीं ले सकते, या फिर जो लोग रिफ्यूज़ कर देंगे हम सर्जरी नहीं करवाना चाहते, ठीक है। और उसके बाद पॉलिप्स और ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ को हम कैसे रिमूव कर रहे होंगे। एक कप फोर्सेप्स होते हैं, ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके यूज़ से हम रिमूव कर रहे होते हैं, या फिर कोटराइजेशन कर रहे होते हैं। अगर ये हमारा पॉलिप है ना तो इसको हम कोटराइज कर रहे होते हैं, इसको काट रहे होते हैं केमिकल एजेंट्स के साथ, कोई सिल्वर नाइट्रेट यूज़ कर लो या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज़ कर लो, ठीक है, उसके ज़रिए हम रिमूव करें। तो बाकी ओरल टॉयलेट वगैरह, ड्राई एयर प्रिकॉशन वगैरह वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर ड्राई ईयर को रखना है, ईयर को खुश रखना है, उसको गीला नहीं होने देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है।